जी हाँ साथियों, मैं विनीत चौधरी आज आपके लिए लेकर आया हूं भारतीय सिनेमा इतिहास के सबसे बड़े, सबसे ज्यादा चमकने वाले और सबसे टैलेंटेड सितारे यानी कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब के सिनेमा इतिहास के कुछ पन्ने लेकर। किस साले ने सोमो पे हाथ उठाया? बोलो, कौन है वो माइकल लाल जो अपनी मां का दूध आजमाना चाहता है? आजा सामने। जी हाँ, बिग बीट टॉकीज। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारो, दिल का हाल बुरा होता है। आदर, अदाब, अभिनंदन, आभार। तो मैं विनीत चौधरी एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं बिग बी टॉकीज के इस नए एपिसोड में, जो कि आधारित है नवंबर 1973 में आई अमिताभ बच्चन साहब की एक बेहतरीन फिल्म नमक हराम पर। नमक हराम आप सभी लोगों ने देखी होगी और बहुत ही खास फिल्म है अमिताभ बच्चन साहब के कैरियर की, क्योंकि यही वो फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन साहब का कैरियर यहां से यहां आता हुआ दिखाई देता है। और इसके बहुत सारे कारण भी हैं, क्योंकि नमक हराम जब फिल्म बननी शुरू हुई थी तो उस समय अमिताभ बच्चन साहब नहीं बने थे, क्योंकि उस समय तक उनकी जंजीर फिल्म भी नहीं आई थी और उससे पहले की कुछ फिल्में जो थी वो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई थी। लेकिन नमक हराम फिल्म आने के बाद इतिहास बदल गया। जंजीर रिलीज हो चुकी थी, जंजीर एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी और सारी इक्वेशंस फिल्म इंडस्ट्री की नमक हराम फिल्म आने के बाद बदल गई। नमक हराम आने से पहले राजेश खन्ना एक बहुत बड़े स्टार हुआ करते थे, जिनकी 16 फिल्में लगातार हिट हुई थी। तो एक फोबिया था राजेश खन्ना नाम का फिल्म इंडस्ट्री पर। लेकिन जब फिल्म नमक हराम शुरू हुई तो इक्वेशंस लगातार बदलने लगी। शूटिंग के दौरान ही कुछ ऐसी बातें हुई जो कि मैं आज आपको बताऊंगा, जिससे फिल्म इंडस्ट्री को एक नया महानायक, एक नया सुपरस्टार मिला, जिसका कि नाम था अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन की ये गाथा आज आपके सामने मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सुना रहा हूं। तो बताना चाहता हूं हुआ क्या था। ऋषिकेश मुखर्जी साहब पैकेट मूवी देखी थी, इंग्लिश फिल्म थी, 60s के दौर में ये फिल्म आई थी, बहुत बड़ी हिट फिल्म थी हॉलीवुड की। वो फिल्म देखने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं इसका एक इंडियनाइज्ड वर्जन बनाऊंगा और उन्होंने फिल्म की कहानी को सोचा। कहानी का स्क्रीन प्ले लिखा था डीएन मुखर्जी और गुलजार साहब ने और डायलॉग्स लिखे थे गुलजार ने। इस तरह कहानी आगे बढ़नी शुरू हुई तो राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन को कास्ट करके उन्होंने इस फिल्म को स्टार्ट किया। अमिताभ बच्चन उस समय कोई बहुत बड़े सफल हीरो नहीं थे, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि जंजीर उस समय तक आई नहीं थी। जो इबारत सफलता की फिल्म जंजीर ने फिल्म इतिहास में लिख दी है, एक नायक को महानायक के तौर पे लोगों के सामने प्रेजेंट किया, एंग्री यंग मैन के तौर पे एक नायक पूरे ब्रह्मांड पर फिल्म इंडस्ट्री पर छा गया, उस नायक का नाम था अमिताभ बच्चन। उसी की एक कहानी आज मैं आपको सुना रहा हूं इस एपिसोड में। तो राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन साहब को आनंद के बाद एक बार फिर से कास्ट किया गया। मैं बताना चाहता हूं आनंद फिल्म में भी अमिताभ बच्चन को सहायक अभिनेता के तौर पे फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और नमक हराम में भी उनको ये अवार्ड मिला था। तो मैं आज आपको कहानी सुना रहा हूं फिल्म नमक हराम की। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने इस फिल्म को शुरू किया था। बहुत शानदार कहानी थी और कहीं ना कहीं कम्युनिज्म से जुड़ी हुई एक कहानी जो एक संदेश देती थी इस देश में मालिक और नौकर की जो लड़ाई थी, कहीं ना कहीं उस परिदृश्य को ये फिल्म दर्शाती थी। तो कहानी बनाई गई, कहानी शुरू करी गई। तो जैसा कि ओरिजिनल स्टोरी में था उसको इंडियनाइज किया गया और बहुत सुंदर कहानी ये आगे बढ़ी। मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, जब दिलीप कुमार साहब ने पैकेट फिल्म को देखा था तो उन्होंने भी उस कहानी के ऊपर फिल्म बनाने का सोचा था और उन्होंने दिलीप कुमार मतलब स्वयं को और राजकुमार जी को लेकर इस फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाना चाहता। यहाँ तक कि निर्देशक के तौर पे श्रीधर जी से इस बारे में बात भी हो चुकी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो फिल्म नहीं बन पाई। लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी साहब की फिल्म आई भी और बहुत बड़ी कामयाब भी रही। तो हुआ ऐसे कि जब राजेश खन्ना को इस ओरिजिनल कहानी के बारे में पता चला तो वो कहानी के लिए तैयार हो गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओरिजिनली राजेश खन्ना वाला जो रोल था वो अमिताभ बच्चन को देना चाहते थे ऋषिकेश मुखर्जी, और अमिताभ बच्चन वाला रोल राजेश खन्ना के लिए था। लेकिन राजेश खन्ना उस टाइम बड़े स्टार थे, उन्होंने अनुबंध जो था वो तो स्वीकार कर लिया, लेकिन कैरेक्टर्स चेंज कर दिए। उन्होंने कहा कि मैं अमिताभ बच्चन वाला किरदार करूंगा और मेरे वाला किरदार जो कि अमीर दोस्त का था वो किरदार
अमिताभ बच्चन निभाएंगे। चलिए, यहाँ भी कोई बात नहीं हुई, फिल्म आगे बढ़ी। हीरोइन के तौर पे रेखा को लिया गया और अमिताभ बच्चन साहब क्योंकि उस टाइम बहुत ज्यादा सफल हीरोइन थे तो उनके सामने आई सिमी गरेवाल, बहुत ही अच्छी स्टार कास्ट थी। ओम शिवपुरी को लिया गया, मनमोहन थे जिनका एक बहुत ही खास सीन इस फिल्म में रहा है। एक अंगल का बहुत अच्छा काम था, बहुत सुंदर फिल्म ये बन रही थी। इस तरह मैंने आपको बताया कैरेक्टर्स जो थे चेंज किए गए, लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज फिल्म में आया जिससे दो स्टार्स के बीच में इक्वेशंस चेंज हो गई। अंत में क्लाइमैक्स में आके फिल्म में ओरिजिनल स्क्रिप्ट में अमिताभ बच्चन साहब का जो कैरेक्टर था उनको मरना था, लेकिन राजेश खन्ना इस बात पर अड़ गए कि अंत में जो मौत वाला सीन है वो राजेश खन्ना का होगा, अमिताभ बच्चन का नहीं होगा, और उन्होंने स्क्रिप्ट को बदलवा दिया। राजेश खन्ना का बहुत बड़ा प्रेशर था ऋषिकेश मुखर्जी के ऊपर। वैसे मैं बताना चाहूंगा, ऋषिकेश मुखर्जी एक बहुत स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व थे, बहुत स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अपने घुटने टेक दिए राजेश खन्ना की जिद के आगे, और अंत में क्लाइमैक्स में मरने का जो शॉट था वो राजेश खन्ना के ऊपर पिक्चराइज किया गया, क्योंकि राजेश खन्ना ये सोचते थे कि जो भी फिल्म में मरेगा वही हीरो होगा और वही जनता की सिंपैथी लेके जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने पहले ही बताया ये ग्राफ यहाँ राजेश खन्ना थे और ये अमिताभ बच्चन थे, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद राजेश खन्ना यहाँ पर आ गए और अमिताभ बच्चन यहाँ पर थे। ये उस कैरेक्टर का कमाल था जिसने एंग्री यंग मैन की जो भूमिका में अमिताभ बच्चन को दिखाया था उनको स्टैब्लिश कर दिया और लोगों के दिलों में ये कैरेक्टर उतर गया, क्योंकि एक सच्चाई थी, ईमानदारी थी उस कैरेक्टर के अंदर, और लोगों ने उसको बहुत सराहा, बहुत पसंद किया और हिस्ट्री बदल गई। कहा यह जाता है, राजेश खन्ना ने कह दिया था कि अब मेरे को रिप्लेस करने वाला एक आदमी आ चुका है, एक कलाकार आ चुका है। उनको कहीं ना कहीं ये डर सताने लग गया था, और खुद प्रीमियर पर ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने जब ये फिल्म देखी थी तो उन्होंने बोल दिया था कि नाउ योर टाइम इज ओवर। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो यहां से एक नया हीरो जो कि अभी तक उतना सफल नहीं था, उसने सफलता की एक नई दास्तान लिख दी, और वो कलाकार था अमिताभ बच्चन, जो आज भी हमारे बीच में स्थापित है। तो मैंने आपको बताया कि जिस तरह से राजेश खन्ना ने चतुराई से कैरेक्टर्स को चेंज कर दिया, उसका वो बेनिफिट किस साले ने सोमों पे हाथ उठाया? बोलो। जनता ने वो गुस्सा कौन है वो माइकल लाल जो अपनी माँ का दूध आजमाना चाहता है? आ जा सामने। उससे हो गए, और एक सुपरस्टार के तौर में अमिताभ बच्चन ने खुद को यहाँ से अपने आप को स्टैब्लिश किया, जिसके आगे उनकी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आई। उनकी शोले इसके बाद आई, दीवार आई, कभी कभी आई, डॉन फिल्म आई, जिसके बाद वो सफलता की सीढ़ियां लगातार चलते चले गए। और जहां पर राजेश खन्ना के साथ कुछ उल्टा हुआ, उनकी जो फिल्म आ रही थी वो उतनी सफल नहीं हो पा रही थी जितना कि वो चाहते थे, जितना कि निर्माता निर्देशक सोच रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ऋषिकेश मुखर्जी ने इस फिल्म को बनाया और डिस्ट्रीब्यूटर्स को फिल्म को बीच में ही दिखाया था, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फिल्म को बीच में देख के कहा था कि ये फिल्म नहीं चलेगी, क्योंकि राजेश खन्ना उस टाइम बेहद व्यस्त थे और वो शूटिंग पे बहुत लेट आया करते थे। कई बार तो 6-6 घंटे उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी जैसे डायरेक्टर को और अमिताभ बच्चन साहब को वेट कराया, और इस वजह से ऋषिकेश मुखर्जी ने बच्चन साहब के सीन्स जो थे, सोलो सीन्स थे और महत्वपूर्ण सीन तो पहले पिक्चराइज कर लिए थे, और जब वो फुटेज या वो फिल्म उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिखाई तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा इसमें तो राजेश खन्ना का काम ही नहीं है, तो फिल्म चलेगी कैसे। तो इस तरह की बातें उठ रही थी। लेकिन जब जंजीर फिल्म रिलीज हो गई और डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये फिल्म दिखाई गई, तो वही डिस्ट्रीब्यूटर्स अब एक नई बात बोल रहे थे कि अमिताभ बच्चन का इसमें रोल बढ़ाइए, क्योंकि अमिताभ बच्चन आज के स्टार है, एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म उनकी आ चुकी है और बड़ी बड़ी फिल्में वो साइन कर रहे हैं। तो वही डिस्ट्रीब्यूटर जो अमिताभ बच्चन के बारे में अनाप शनाप बोल रहे थे, आज उनके मुंह से कुछ और बातें निकल रही थी। तो मैंने आपको बताया, फिल्म इंडस्ट्री किसी की भी नहीं है, वह चढ़ते सूरज को सलाम करती है, और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है फिल्म नमक हराम। तो मैं बताना चाहता हूं फिर नमक हराम की एक और खास बात, इसमें एक नए कलाकार को लेकर आए थे डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी, और उस कलाकार का नाम था रजा मुराद, जिनका एक बहुत ही शानदार रोल इस फिल्म में था, एक शराबी शायर का, जो कि बहुत ही शानदार किरदार था। और मैं बताना चाहता हूं इस रोल के लिए भी राजेश खन्ना चाहते थे कि उनके दोस्त वीके शर्मा को ये रोल दिया जाए, लेकिन डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी बहुत ज्यादा दबाव में नहीं आए और उन्होंने रजा मुराद को ही इस रोल में रखा। और इस पर नितिन मुकेश, जो कि इस फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर था,
उन्होंने रजा मुराद को कहा था कि शायद तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि राजेश खन्ना के चहेतों को हटाकर तुम्हें इस फिल्म में लिया गया है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब शूटिंग पर पहले दिन ही रजा मुराद पहुंचे तो उनका डायलॉग सुन के सभी लोग स्तब्ध रह गए। बहुत ही शानदार उनकी डायलॉग डिलीवरी थी और उनका भी इस फिल्म में एक बहुत ही खास काम था जो कि लोगों ने बेहद पसंद किया था। मैं आपको एक और बात इस फिल्म के बारे में बताना चाहता हूँ। जावेद अख्तर और सलीम खान साहब, मतलब सलीम जावेद की वो राइटर हिट जोड़ी पहली बार इसी फिल्म के सेट पर अमिताभ बच्चन साहब से मिले थे। उन्होंने उनके टैलेंट को यहीं पे सबसे पहले देखा था, उनके टैलेंट को आंका था। बाद में जिनके साथ एक बहुत बड़ा इतिहास, एक लंबा इतिहास अमिताभ बच्चन साहब ने लिखा, एक से एक बड़ी फिल्म के साथ आई, दीवार, शोले, शान, शक्ति, ना जाने अनेकों बहुत सुंदर सुंदर फिल्में, दोस्ताना जैसी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने फिर इसके बाद सलीम जावेद साहब के साथ करी। तो मैं बता रहा था कि इस फिल्म का संगीत भी बहुत हिट था। राहुल देव बर्मन का बेहतरीन संगीत और आनंद बख्शी के गीतों से फिल्म सजी थी। बहुत ही शानदार गीत था। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। इसके अतिरिक्त नदिया से दरिया बहुत बड़ा हिट गाना हुआ था और एक बहुत ही खास गाना जो कि रजा मुराद साहब पे पिक्चराइज हुआ था, मैं शायर बदनाम। सभी गीतों को आवाज दी थी हमारे प्रिय किशोर कुमार साहब ने। बहुत सुंदर गीत थे और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आज आपसे इजाजत ले रहा हूं और वादा करता हूं अगली बार फिर से एक नई कहानी के साथ आपसे मिलूंगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और मुझे आप लोगों की बहुत मेल्स मिल रही है, मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और ये भी चाहता हूं कि आप मुझे बताते रहिए, लिखते रहिए कि आप कौन सी बातों पर या कौन से ट्रिविया पर या कौन सी फिल्म के ऊपर एपिसोड देखना चाहते हैं। मैं आपकी डिमांड को पूरा करूंगा और एक बार फिर से आज आपसे अलविदा कहता हूं इन शब्दों के साथ। फिर से जय बच्चन।